चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये पहला वाला जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। इसका क्या मतलब है? दूध का अपेक्षित घनत्व देखेंगे हम अलग अलग एनिमल के मिल्क में, रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे। ठीक है, उसमें भी हम सबसे पहले देख रहे हैं गॉट, जो बकरी का दूध होता है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो गॉट का है 1.028। कितना होता है? 1.028। काऊ का कितना है? 1.028 से 1.030। आगे है बफेलो, भैंस का है 1.0302 टू 1.032। इसके बाद है स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क या मखनिया दूध, इसका है 1.034 टू 1.036। इसके बाद सीप का है, भेड़ का 1.036 टू 1.040। इसके बाद है कोलेस्ट्रम मतलब खीस का या पेउसी का 1.040 टू 1.080। क्लियर है? आगे चलें। आगे अगला चार्ट आप देख पा रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क कंपोनेंट। मिल्क कंपोनेंट से मतलब है कि जो दूध के अवयव हैं जिनसे मिलकर दूध बना होता है या संघटक, उसके अपेक्षित घनत्व देख रहे हैं। दूध के अवयव के अपेक्षित घनत्व, तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं फेट। फेट मतलब वसा, इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.912 0.93। अब ध्यान रखना ये एक से कम है, तो इसलिए इसमें लिखा है लाइटर देन वाटर, मतलब कि पानी से हल्की होती है वसा या फेट, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरती है, मतलब दूध के या पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, क्योंकि उसका अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो वाटर की कितनी होती है? वाटर की 1 होती है, लिखा है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं केसीन। केसीन का कितना होता है रिलेटिव डेंसिटी? 1.31। अब ये एक से ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो एक से ज्यादा वाले जितने भी होंगे वो पानी से ज्यादा भारी होंगे। ठीक है, हेवियर देन वाटर, जिनका रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा है वो सबके सब पानी से भारी होंगे। इसके बाद देख लेते हैं प्रोटीन है। प्रोटीन का रिलेटिव डेंसिटी 1.34। SNF सॉलिड नॉट फेट, वसा रहित ठोस 1.6। फिर इसके बाद लैक्टोज का कितना है? 1.66। मिनरल्स कितना है? 4.12, सबसे ज्यादा है। ठीक है, मिनरल्स का। तो ये जो सबके सब दिख रहे हैं ना आपको एक से ज्यादा वाले, ये हैवियर देन वाटर, मतलब कि पानी से भारी हैं, भारी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, इसका क्या मतलब है? दूध के भौतिक गुण। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो भौतिक गुण में सबसे पहला गुण देख रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी में, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब अम्लता कितनी होती है। तो दूध में अम्लता कितनी होती है? 0.112 टू 0.18। ये नेचुरल एसिडिटी है, प्राकृतिक अम्लता। कितनी पाई जाती है?
ठीक है, आगे दूसरा देख रहे हैं। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक, हिमांक बिंदु। ये काऊ का कितना है, -0.530 डिग्री सेंटीग्रेड है काऊ का। और बफेलो का -0.549 या -0.549 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बफेलो का है, ध्यान रखना, दोनों का में अंतर है। फिर इसके बाद आगे है रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तनांक। इसमें भी काऊ का अपवर्तनांक कितना होता है, दूध का, काऊ के मिल्क का अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन कितना है, 1.3450 टू 1.3470, ये काऊ का है। इसके बाद बफेलो का है 1.3460 टू 1.3490, ठीक है। इसके बाद है 1.3490 टू 1.3495, ये किसका है, कोलेस्ट्रम का है। कोलेस्ट्रम मतलब खीस, ठीक है। आगे है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। ये कितना होता है, 40 एंड 60, 40 या 60 अथवा 60, 40 एंड 60 डाइन पर सेंटीमीटर। अब ये सीजीएस में है, डाइन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन का एमकेएस मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर, तो ये सीजीएस है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट विस्कोसिटी, मतलब होता है सघनता, गाढ़ापन। विस्कोसिटी ये कितनी होती है मिल्क की, 2 सेंटीपाइज, सेंटीपाइज इसकी यूनिट है, 2 सेंटीपाइज, ठीक है। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मतलब कि क्वथनांक दूध का कितना होता है, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद लास्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद्युत चालकता दूध की, ये कितनी होती है, 0.0032.005 महो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। चलिए आगे देख रहे हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन होता आता है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस जो होता है उसका पीएच कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम मतलब खीस का पीएच पूछे तो 5.5। हाँ, इसके बाद है काउ मिल्क, गाय के दूध का पीएच 6.6। बफेलो का, भैंस के मिल्क का 6.8 पीएच होता है। और आगे है पीएच दिया है सीमेन का, दिया बीरे का पीएच पूछे तो 6.8। इसके बाद गॉट मिल्क, बकरी के दूध में का पीएच 7.3, 7.3। और ब्लड में पूछ ले आपसे, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.3, कितना होता है, गॉट मिल्क के बराबर। इसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला चार्ट है क्लासिफिकेशन। ये देख पा रहे हैं आप, क्लासिफिकेशन।
ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml मिल्क, मतलब कि इसमें दिया है दूध का वर्गीकरण है, ये किसके आधार पर है, उसमें प्रति ml उपस्थित जीवाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो प्रति ml जीवाणुओं की संख्या के आधार पर दूध का वर्गीकरण है। तो देखिए इसमें इसकी 4 कैटेगरी हैं। अगर अगर मिल्क में बैक्टीरिया की जो संख्या है पर ml लेस देन 2 लाख, मतलब कि 2 लाख से कम है, तो उसको रखेंगे एक्सीलेंट कैटेगरी में। एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा। अगर अगर उसमें पर ml बैक्टीरिया 2 से 10 लाख 2 से 10 लाख 2 to 10 लाख हैं, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, गुड कैटेगरी, अच्छा। अगर उसमें 10 to 50 लाख 10 से 50 लाख हैं बैक्टीरिया पर ml, तो उसको हम फेयर कहेंगे, संतोषजनक। और अगर उसमें बैक्टीरिया पर ml मोर देन 50 लाख 50 लाख से ज्यादा होंगे, तो उसको पुअर या खराब वाली स्थिति में रखेंगे। ठीक है, या पुअर मिल्क कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हैं आप। चलिए, इसके बाद है अगला अगला चार्ट है कंपोजिशन ऑफ एडल्ट एनिमल बॉडी, मतलब कि जो वयस्क पशु है उसके शरीर का कंपोजिशन है, उसके शरीर का कंपोजिशन है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है एनिमल बॉडी में। तो देखिए उसमें सबसे पहले देख रहे हैं वाटर, पानी। पानी कितना होता है एनिमल बॉडी में, 56 एंड 58%, 56 अथवा 58%। एनिमल की जो बॉडी है उसमें कंपोजिशन देखना। दूसरा है फेट, बसा, उसकी बॉडी में बसा कितना होता है फेट, तो ये 21%। फिर है प्रोटीन, प्रोटीन कितना होता है 17 एंड 18%, 17 अथवा 18%। इसके बाद मिनरल्स, खनिज, 5%, कितना होता है 5%। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर आगे आगे हमारा है साइलेज। ये वाला जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये साइलेज के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं साइलेज से रिलेटेड, वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं बेस्ट क्रॉप, आपसे पूछेगा साइलेज के लिए सबसे अच्छी किस जो फसल है कौन सी है, तो मेज या मक्का। आपसे पूछ ले कि साइलेज का जो पीएच है वो कितना होता है, पीएच होता है 3.5 टू 4.2। कलर भी पूछ सकता है, कलर बताइए साइलेज का, तो सबसे अच्छा कलर होता है लाइट एलमंड, हल्का बादामी। ठीक है, फिर अगर पूछे एरोमा, मतलब उसमें सुगंध कैसी आती है, आनी चाहिए, किसकी सुगंध आनी चाहिए, तो एसिटिक एसिड, सिरका। इसके बाद है स्मेल पूछा है, मतलब उसमें गंध या बदबू, ब्यूटारिक एसिड, किसकी, ब्यूटारिक एसिड की। इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट कितना होना चाहिए उसमें, लेस देन 10%, मतलब कि 10% से कम होना चाहिए। आगे है टोटल टाइम इन साइलेज मेकिंग, मतलब कि टोटल समय कितना लगता है साइलेज बनने में, तो 100 डेज, 100 दिन। फिर पूछ रहा है उसमें डीसीपी बताएं, डीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइजेस्टिबल
क्रूड प्रोटीन 3%। और टीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स 50 to 60%। इसको हिंदी में डीसीपी को पाच्य कच्ची प्रोटीन बोलते हैं और टीडीएन को कुल पाच्य तत्व। तो ये साइलेज हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद है हे। हे ये हे किसको बोलते हैं? सूखी घास को। हम्म, तो इसके लिए बेस्ट क्रॉप कौन कौन सी है? एक तो क्लोवर है और ओट है। क्लोवर और ओट। ओट मतलब जई और एक ये क्लोवर है। ये घास होती है, दूब घास टाइप, दूब घास टाइप होती है। एक कैटेगरी होती है उसमें चारा होता है, ये घास होती है, उसको बोलते हैं। इसके बाद है मॉइस्चर इन हे। मतलब कि हे में कितना नमी होना चाहिए? 15% नमी होना चाहिए। इसके बाद ड्राई मैटर इन हे मतलब शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए हे में? 85%। प्रोटीन कितना होना चाहिए? 9%। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए? 38 to 40%। ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ हे मेकिंग कितना समय लगता है? मतलब मेथड ऑफ हे मेकिंग मतलब कि हे बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ट्राइपॉड मेथड। फिर है क्रॉप हार्वेस्टिंग फॉर ए। मतलब कि जो फसल है उसकी कटाई कब करनी चाहिए हे बनाने के लिए? तो फ्लावरिंग स्टेज मतलब पुष्पन अवस्था पे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड। उसमें पोषक तत्व जो होते हैं उस सबसे ज्यादा होते हैं पुष्पन अवस्था पे या फ्लावरिंग स्टेज पे। वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कुछ टर्मिनोलॉजी है एनिमल से रिलेटेड। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला चार्ट। तो इसमें कैटल, कैटल किसको बोला जाता है? काऊ को बोलते हैं। कैटल जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो किसके लिए की जाती है? काऊ के लिए। उसी प्रकार है जेबू। जेबू एक्चुअली में इंडियन काऊ नेम इन यूरोप, मतलब कि यूरोप में भारतीय गाय को किस नाम से जाना जाता है? जेबू के नाम से। और अगला है ब्रह्मा। ब्राह्मण की गाय या ब्रह्मा। ये इंडियन काऊ नेम इन यूएसए, मतलब यूएसए में भारतीय गाय को ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हीपर। हीपर किसको बोलते हैं एक्चुअली में? हीपर यंग मादा जो होती है, यंग फीमेल, उसको हीपर बोला जाता है। इसके बाद एक टर्म है नैनी। ये गोट के लिए यूज किया जाता है, बकरी के लिए। और आगे है ड्राई काऊ। ड्राई काऊ मतलब शुष्क का गाय, सूखी गाय किसको बोला जाता है? तो काऊ नॉट गिव गिव मिल्क, मतलब कि ऐसी गाय जो कि दूध देना बंद कर देती है, उसको शुष्क या सूखी गाय बोलते हैं। अगला है स्टीमिंग अप। ये कुछ हमने पढ़ी थी ये क्रियाएं। स्टीमिंग अप किसको बोलते हैं? गिवन एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन टू प्रेग्नेंट केटल आफ्टर 6 मंथ। मतलब कि जो गर्भवती गाय होती है या जो पशु होता है, गाय होती है, उसकी 6 महीने बाद जो है स्पेशल जो केयर की जाती है उसको बोला जाता है प्रेग्नेंट केटल आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद जो स्पेशल देखरेख की जाती है गर्भवती गाय की, उसको बोला जाता है स्टीमिंग अप। ठीक है। इसके बाद है फ्लशिंग अप।
फ्लैशिंग अप किसको बोलते हैं? फीडिंग एक्स्ट्रा कंसंट्रेट टू द फीमेल सीप ऑफ गेटिंग टर्म। इसमें जो है, इसमें भी वही है, इसमें फीमेल सीप की जो है एक्स्ट्रा कंसंट्रेट किया जाता है आहार पर, उसको बोलते हैं फ्लैशिंग अप। फिर आगे है कुलिंग। कुलिंग में क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ अनडिजायर्ड फ्रॉम हार्ड एनिमल। आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना, अलगाव। तो जो हार्ड एनिमल है उससे हम अनडिजायर्ड जो होते हैं पशु, उनको अलग कर देते हैं। इसके बाद है बिनिंग। बिनिंग में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ काफ फ्रॉम हर मदर। काफ मतलब उसका बछड़ा जो होता है, उसको उसकी मदर से अलग करने की क्रिया है, उसको हम बिनिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्रेनेटिंग। प्रेनेटिंग किसको बोलते हैं? मिल्किंग बिफोर पार्चुरिशन। पार्चुरिशन का मतलब मैंने कल बताया था। कौन बताएगा क्या होता है? प्रसव। प्रसव के पहले मिल्क जो होता है, मिल्क देने निकलता है, उसको बोलते हैं प्रेनेटिंग। हाँ, ठीक है। बेलोबिंग। बेलोबिंग। बेलोबिंग मैंने बताया था, एक्ट ऑफ स्विमिंग इन बफेलो। एक्ट ऑफ स्विमिंग इन बफेलो का मतलब जो, क्या बोलेंगे? स्विमिंग मतलब तो पता ही है, तैरने की क्रिया, उसको बेलोबिंग बोलते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा ये लास्ट बचा है, लास्ट चार्ट है हमारा। आप देख पा रहे हैं, एनिमल एंड देयर ऑर्डर फैमिली। मतलब कि जो पशु हैं, विभिन्न पशु हैं, उनकी हम ऑर्डर देख रहे हैं और फैमिली देख रहे हैं। बहुत से लोगों को पता भी है, पहले से मैं बता चुका हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले ऑर्डर देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला ऑर्डर कौन सा है? आर्टियोडेक्टाइला। कौन सा है? आर्टियोडेक्टाइला। अब इस आर्टियोडेक्टाइला में कौन कौन सी फैमिली आती है? एक तो आती है बॉविडी, एक आती है सुइडी, इसको ठीक कर लेना, सुइडी, और एक है कैमेलिडी। ये तीन फैमिली आती हैं। किसमें आती हैं? कौन से ऑर्डर में? आर्टियोडेक्टाइला में। आपको पता है बॉविडी किसकी है, किसकी फैमिली है? बॉविडी फैमिली में काऊ आता है, बफेलो आती है, सीप और गॉट। ठीक है। अब स्वीडी, स्वीडी किसकी है? हाँ, स्वीडी किसकी है? पिग की, सुअर की। और कैमेलिडी, कैमल की फैमिली है। इसके बाद है पेरिसोडेक्टाइला, ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर है पेरिसोडेक्टाइला। इसमें एकमात्र फैमिली है इक्विडी। इक्विडी, इसमें कौन आता है? कौन कौन से एनिमल आते हैं? हॉर्स और डंकी, घोड़ा और गधा। इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोबोसाइडी। प्रोबोसाइडी में फैमिली कौन सी आती है? एलिफेंटिडी, एलिफेंटिडी आती है। और इसमें एनिमल कौन सा आता है? एनिमल आता है। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली कौन सी है? लेग लेगोर मोर्फा। लेगोर मोर्फा ऑर्डर है। और इसमें फैमिली कौन सी आती है? लेपोरेडी, लेपोरेडी आती है। और एनिमल कौन सा आता है? रेबिट, खरगोश। ठीक है। इसके बाद लास्ट है कार्निवोरा। कौन सा है? कार्निवोरा ऑर्डर।
इसमें दो फैमिली हैं, एक तो कैनेडी और एक कौन सी है? कैनेडी किसकी है? कैनेडी में डॉग आता है, कुत्ता। और फेलेडी, फेलेडी में कौन आता है? कैट आता है। तो ये वाले में कुछ रह गए थे, उनको भी डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो यहीं हम खत्म करेंगे। बाकी का जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।